बज चुके हैं, वक्त हो चला आपके पसंदीदा बुलेटिन म्हारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर एक एक करके नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत आज करेंगे उपचुनाव की खबर के साथ, जहां कल शाम को उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ताबड़तोड़ जनसभाएं की हैं और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। वहीं कांग्रेस पर चुन चुन करके सीएम ने निशाना साधा। यह खास रिपोर्ट देखिए। धुआंधार प्रचार, ताबड़तोड़ प्रहार, दौसा के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, रामगढ़ के गढ़ में मुख्यमंत्री की हुंकार, उपचुनाव के रण में सीएम भजनलाल शर्मा ने ताबड़तोड़ जनसभाएं और रोड शो कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया। दौसा के दंगल में सीएम ने रोड शो किया, जिसमें जनसैलाब उमड़ पड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सबसे पहले पीलू वाले बालाजी मंदिर पहुंचे और दर्शन करने के बाद रोड शो की शुरुआत की, जो दौसा के प्रमुख मार्गों से होते हुए गांधी तिराहे पर जाकर खत्म हुआ। इस दौरान जगह जगह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। मुस्लिम धर्म के लोगों ने भी सीएम भजनलाल का स्वागत किया, तो दौसा के गांधी तिराहे पर सीएम भजनलाल शर्मा ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि मुझे विधानसभा में जगमोहन मीणा की आवश्यकता है। ऐसे में दौसा से जगमोहन मीणा को जिताना है। और साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि अगले महीने में ईआरसीपी का शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के आसपास औद्योगिक कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। और इनका काम मैंने देखा है, इसलिए जगमोहन मीणा जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से बिता करके आपको भेजना है। और हमें हमारा इस कॉरिडोर में भी काम करना है। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं हमारे ईआरसीपी, डॉक्टर साहब ईआरसीपी तो आपको मैं बताऊं अगले महीने शिलान्यास होने वाला। इधर बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा ने कहा कि इस रोड शो के बाद दौसा का माहौल पूरी तरह बदल गया है। क्षेत्र में बहुत अच्छा माहौल है, लोगों में उबाल है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि देश में और प्रदेश में एक ऐसी सरकार है उसको मजबूती मिले, हमारे साथों एमएलए की सीट जीत के आएँ और हम ज़्यादा मजबूत स्थिति में रहे सरकार। ऐतिहासिक रोड शो की आप तस्वीरें सीधे न्यूज़ 18 राजस्थान पर देख सकते हो। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी है इस रोड शो को देखने के लिए और रोड शो में जहां भी नजर डालोगे लोगों की भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हो जगह जगह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया जा रहा है। आम लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग देखने के लिए पहुंचे हैं। तो ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जो रोड शो है उसकी तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री ने धुआंधार प्रचार कर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बना दिया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जनता 13 नवंबर को किसके पक्ष में अपनी मुहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव में नेताओं के एक दूसरे पर तीखे जुबानी हमले जारी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर से कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह ऐसे नीच और निकम्मे लोग हैं जो कश्मीर में तिरंगा झंडे का विरोध करते हैं। जम्मू कश्मीर में 370 इनके बाप भी वापस नहीं ला सकते। दिलावर का ये बयान और क्या कुछ कहा है वो सुनिए। ये नीचता की धृष्टता है। वहां की सत्ता पक्ष की जो है उनको कांग्रेस समर्थन कर रही है और कांग्रेस ने इस बात का समर्थन किया है कि धारा 370 वापस बहाल होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? कांग्रेस ही चाहती है कि तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाए, भारत माता की जय नहीं बोली जाए, भगवान राम की जय नहीं बोली जाए। और झुंझुनू से खबर, जहां विधानसभा उपचुनाव में प्रचार चरम पर है। लगातार बड़े नेताओं के दौरे जारी हैं। वहीं आज भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी झुंझुनू के दौरे पर है। झुंझुनू में उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा, साथ ही कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। तो झुंझुनू में एक परिवार की 3 पीढ़ियां हो गई, ये उनकी तरफ से कहा गया। वहीं
झुंझुनू के विकास के लिए उन्होंने कहा कि कुछ नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। यमुना नहर के मुद्दे को लेकर के सीपी जोशी ने कहा कि हमने जो कहा वो कहा और यमुना नहर को लेकर एमओयू हुआ है, जल्द ही धरातल पर काम होगा। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में सियासी रण उबाल पर है और लगातार बड़े नेताओं के दौरे जारी है। आज पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी झुंझुनू दौरे पर हैं। सर, क्या कुछ देखते हैं 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर? नजारा बदला सा है। जन जन बोल रहा है कि अब की बार भाजपा जीतेगी, कमल खिलेगा। और झुंझुनू की जनता ने भी तय कर लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने सिर्फ नारे और वादे दिए। 3 पीढ़ियां हो गई, लेकिन झुंझुनू के विकास के लिए कुछ नहीं किया। जो विकास हुआ है भाजपा के राज में हुआ है। और अभी चाहे केंद्र सरकार ने आदरणीय मोदी जी की सरकार में जो डेवलपमेंट के काम हुए, या फिर अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कहा, जो झुंझुनू की जनता ने मांग रखी, वो पूरा का पूरा किया। और आगे भी जनता का विश्वास भाजपा के साथ है, क्योंकि भाजपा जो कहती है वो करती है। और मैं सोचता हूँ झुंझुनू इस बार इतिहास बनाएगा। क्या देखते हैं 7 सीटों के परिणाम को लेकर? 13 तारीख को जनता का पूरा आशीर्वाद भाजपा को मिलने वाला है। उसके पीछे कारण है जनता विकास के साथ जाना चाहती है। जनता को पता है कि कांग्रेस ने इतने वर्षों तक सिर्फ बातें की है, काम कुछ नहीं किया, सिवाय भ्रष्टाचार और देश और प्रदेश को तोड़ने की बातों के अलावा कोई काम नहीं किया। भाजपा हमेशा विकास को आगे बढ़ाने का काम करती है, तो जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ होगा। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में वंशवाद और यमुना का मुद्दा भी हावी है और भाजपा है वो लगातार यमुना के एमओयू को लेकर मैदान में। निश्चित रूप से हमने किया है, जो कहा है वही जनता के बीच में कर रहे हैं। इनकी 3 पीढ़ियां बीत गई, आजादी के बाद से लेकर अब तक जिन्होंने यहाँ नेतृत्व किया है, उन्होंने जनता इस क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया, उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया, उन्होंने इस किसानों की समृद्धि के लिए क्या किया, उन्होंने इस क्षेत्र के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया, इन्होंने शहीदों के सम्मान के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें की। इसीलिए जनता कमल के साथ जाने वाली। तो ये थे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, जिनका कहना है कि देश की जनता कांग्रेस को जवाब देगी। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने रामगढ़ में कांग्रेस के प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। पायलट ने कहा कि आर्यन जुबेर के पिता जुबेर खान का इलाके की जनता से आत्मीय संबंध था। उन्होंने 35 साल तक जनता की सेवा की। सचिन पायलट ने कहा कि इस चुनाव में सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन जनता ये निर्णय करेगी कि जो सरकार 11 महीने पहले बनी वो पूरी तरह फेल रही है। हमने मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान की बात नहीं की, इन्होंने नोटबंदी की। हमने किसान, विद्यार्थी, युवा और बेरोजगारों की बात की है। इन लोगों की नींद तोड़ने के लिए मौका मिला है। वहीं आर्यन खान ने कहा कि जो अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट की अपील की है। इस इलेक्शन के अंदर भारी बहुमत से आर्यन जी चुनाव जीतेंगे। एक नौजवान व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है। स्वर्गीय जुबेर खान साहब का बहुत योगदान रहा रामगढ़ के विकास में। जनता के साथ एक आत्मीय संबंध था और मुझे लगता है कि सभी जाति बिरादरी के लोग मिलकर आर्यन जी को समर्थन कर रहे हैं। अच्छे बहुमत के साथ चुनाव जीत कर जाएंगे। कि इसमें हर चीज़ में भाजपा राजनीति ना करे। शिक्षा ऐसी चीज़ है जहाँ पे सब लोगों को लगना चाहिए कि सब साथ में रहते हैं। जानबूझ के राजनीतिक हित साधने के लिए अगर कोई काम करता है तो मैं उसको गलत मानता हूँ। और मुझे लगता है कि नौजवानों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिसमें सब लोगों का मान सम्मान हो और अपनी विचारधारा थोपने का अधिकार किसी सरकार को। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ 13 तारीख को जो मतदान होगा, भारी मतदान आर्यन जी के पक्ष में होगा। हम चुनाव जीत के जाएंगे। तो वहीं प्रदेश में 7 सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है। 7 सीटों पर 11 नवंबर की शाम को प्रचार का शोर थम जाएगा। सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी नेताओं के दौरे और जनसभाओं का दौर भी चरम सीमा पर है। सलूम्बर के सरसिया गांव में प्रत्याशी रेशमा मीणा के समर्थन में जनसभा को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा संबोधित करने के लिए पहुंचे और अपने अनूठे अंदाज में डोटासरा नजर आए। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मंच पर गमछा लेकर के झूमते हुए दिखाई दिए। प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा के इस अंदाज को देखकर कार्यकर्ताओं में जोश जागा। इस दौरान डोटासरा ने प्रत्याशी रेशमा मीणा को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताने की लोगों से अपील भी की है। तो
तो वहीं राजस्थान की 7 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। सभी सियासी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस का सालों से गढ़ रही झुंझुनू विधानसभा सीट, इस बार रोचक मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। सत्ताधारी दल भाजपा ने इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी ताल पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। ओला परिवार की दाव पर साख, मुसलमान नाराज जाएंगे किसके साथ? भांबू, ओला और गुड़ा की जोर आजमाइश। झुंझुनू की सियासत इन दिनों 3 चेहरों के इर्द गिर्द घूम रही है। जहां एक और कांग्रेस के सामने गढ़ बचाने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार और 10 महीनों के कामकाज यमुना नहर के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। भाजपा लगातार यमुना नहर के मुद्दे को बुना रही है, तो वहीं कांग्रेस है वो पूर्व विधायक और सांसद बजेंद्र ओला के कामों को गिनवाते हुए मैदान में है। वहीं राजेंद्र सिंह गुढ़ा लगातार कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं और वे मुस्लिम समाज की अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस सांसद बजेंद्र ओला के कामों को गिनवाते हुए मैदान में हैं। निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह गुढ़ा कांग्रेस सांसद बजेंद्र ओला पर मुस्लिम समाज की अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं। समस्याएं तो ऐसा है कि 20 साल से ऐसा जनप्रतिनिधि रहा है जो पूरे कार्यकाल में जनता के प्रति और विकास के कार्यों के प्रति उदासीन रहा है। तो जनता तो भारी परेशान है यहाँ, तो उनकी समस्याएं तो सारी यूं की मुंह बाए खड़ी है। वहीं सालों से मुंह बाए खड़ी समस्याओं को लेकर भी जनता मुखर है। झुंझुनू शहर में ट्रैफिक, सालों से बंद पड़े आरओबी के काम और व्यापारियों की सुरक्षा, ग्रामीण अंचल में टूटी सड़कें, रोडवेज बसों का अभाव, पेयजल की समस्या के मुद्दे प्रमुख हैं। क्योंकि बीमा होनी चाहिए। हम सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे बाजारों के अंदर रहते हैं, सब तरह के लोग आते हैं हमारे पास में, कोई भी हमारा सुरक्षा है ही नहीं कोई भी। झुंझुनू के जनहित के लिए और झुंझुनू की जनता की सुविधा के लिए इसे तुरंत प्रभाव से इस आरओबी को बनाया जाना अति अनिवार्य है। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,74,533 मतदाता हैं। इनमें 1,42,708 पुरुष मतदाता, 1,31,820 महिला मतदाता हैं, जबकि थर्ड जेंडर 5 मतदाता हैं। अगर यहाँ के जातिगत समीकरणों की बात करें तो इस सीट पर 65,000 जाट, 25,000 माली, 32,000 राजपूत, 42,000 एससी, 3,500 एसटी, 20,000 ब्राह्मण, 8,000 वैश्य, 4,000 गुर्जर, 8,000 कुम्हार, 7,000 खाती, 2,000 नाई, स्वामी 1,500 मतदाता हैं। 48,000 मुस्लिम मतदाता। पिछले कई चुनाव से इस सीट पर कांग्रेस जीतती आ रही है, लेकिन इस बार निर्दलीय राजेंद्र गुढ़ा ने झुंझुनू के रण को दिलचस्प बना दिया है। कांग्रेस के बजेंद्र ओला के सांसद बनने के बाद झुंझुनू विधानसभा की सीट खाली हुई है। जनता किसके सिर पर जीत का सेहरा बांधेगी, ये वक्त ही बताएगा। ये झुंझुनू शहर में ट्रैफिक और आरओबी का मुद्दा है वो प्रमुखता से है। वहीं साथ ही ग्रामीण अंचल में टूटी सड़कें और रोडवेज बसों का विस्तार, साथ ही यमुना नहर को लाने की कयावत को लेकर बातें की जा रही है। भाजपा प्रत्याशी लगातार वंशवाद और यमुना नहर के मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी लगातार सांसद बजेंद्र ओला के कामों को लेकर जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यहाँ की जनता 13 नवंबर को क्या कुछ फैसला करती है और 23 नवंबर को आने वाले चुनाव परिणाम में क्या कुछ यहाँ के प्रत्याशियों के भविष्य को लेकर नतीजा निकल कर आता है। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग प्रदेश में जोर पकड़ती नजर आ रही है। और एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को तुरंत रद्द करने की मांग को लेकर के पानी की टंकी पर चढ़कर के 2 बेरोजगार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं।
एसआई भर्ती के 2 अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार पानी की टंकी पर चढ़ करके प्रदर्शन किया जा रहा है। पिछले करीब 6 घंटे से ज्यादा वक्त बीत गया है जब ये दोनों टंकी पर हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आखिरकार जब इन्वेस्टिगेशन में एसओजी की जांच में ये साफ हो गया कि पेपर लीक हुआ था, साथ ही साथ जो कैबिनेट सब कमेटी है वो उसने अपना फैसला दे दिया, तो आखिरकार अब इस एसआई भर्ती परीक्षा को सरकार रद्द क्यों नहीं कर रही है। मौके पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें यहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि 2 बेरोजगार युवा जो एसआई भर्ती के अभ्यर्थी हैं, ये पानी की टंकी पर चढ़ करके एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें विकास विधुड़ी, लादूराम गोदारा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी बीच राजधानी से एक और बड़ी खबर, जहां युवतियों से ठगी करने वाला एक शातिर गिरफ्तार किया गया है। आईआरएस अधिकारी बताकर युवतियों से इसने ठगी की वारदात को अंजाम दिया। 25 से ज्यादा लड़कियों से ठगी कर चुका था फर्जी आईआरएस अधिकारी। खुद को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में जोनल डायरेक्टर बता रहा था और जोनल डायरेक्टर बता करके लड़कियों से ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा था। सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों से संपर्क करके खुद को आईआरएस बता रहा था। कई लड़कियों को सरकारी नौकरी लगाने का झांसा दिया, उनसे मोटी रकम इसने वसूल ली। पुलिस की जांच में अब तक ये सामने आया है। विद्याधर नगर थाना पुलिस की गिरफ्त में सर्वेश कुमावत नाम का ये युवक आया है। उज्जैन में महीदपुरी झारड़ा का रहने वाला सर्वेश कुमावत बताया जा रहा है। और अजमेर से खबर, जहां बीजेपी विधायक अनीता बघेल की एडीए उपायुक्त पर विवादित टिप्पणी को लेकर गुर्जर समाज अब लामबंद हो गया। इसे लेकर अजमेर में गुर्जर समाज की तरफ से ब्यावर रोड के देवरा धार्मिक स्थल पर एक बैठक हुई है, जहां विधायक अनीता बघेल द्वारा की गई विवादित टिप्पणी की कड़ी निंदा की गई। साथ ही भ्रष्टाचार के आरोप साबित करने या माफी मांगने की मांग की गई है। ऐसा नहीं होने पर उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने की चेतावनी दी गई है। मौजूदा विधायक अनीता जी बघेल ने जो 2 दिन पूर्व गुर्जर समाज के भरत जी जो एडीए उपायुक्त है उनके लिए जो यह शब्द बोले, उनको भ्रष्ट बताया, या तो अनीता जी उनको भ्रष्ट साबित करें, और भ्रष्ट साबित नहीं कर सकती हैं तो पूरे समाज को इसकी ठेस पहुंची है और या इसकी अपनी गलती माने। और अगर अनीता जी ने कल तक इसका नहीं किया तो अजमेर जिले के हर गांव से गुर्जर समाज की गाड़ियां भर के जहाँ गुर्जर अभी उपचुनाव में गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ जाकर हम भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे। जो हमारे प्रभारी मंत्री है जाबर सिंह खर्रा जी जो है यहाँ पर जन सुनवाई करने आए थे, उस समय हमारे दक्षिण की विधायिका आदरणीय अनीता जी बघेल द्वारा हमारे गुर्जर समाज के जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो अभी वर्तमान में एडीए उपायुक्त भरत सिंह जी गुर्जर हैं, उन पर एक ईमानदार, निष्पक्ष और निडर प्रशासनिक अधिकारी पर इस तरीके से सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने कि मैं उसको पकड़ के मारूंगी और जनता भी मारेगी, इस तरीके की अमानवीय भाषा का प्रयोग करके एक प्रशासनिक अधिकारी पे लांछन नहीं लगाया है, वरन पूरे गुर्जर समाज में भारी आक्रोश है। वहीं उदयपुर में थाईलैंड की एक महिला पर्यटक को देर रात गोली मारने की घटना सामने आई है। हालांकि उसकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस को एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज भी मिल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। थाईलैंड की महिला को किसने मारी गोली? रात 2 बजे महिला क्यों गई होटल? क्या स्कॉच सर्विस से जुड़ा है मामला? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें तलाशना उदयपुर पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। शनिवार देर रात करीब 1 बजे माली कॉलोनी के इस वीर पैलेस से थाईलैंड की महिला पर्यटक अपनी दोस्त से किसी से मिलने की बात कह करके निकली थी। वो कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, किसी को जानकारी नहीं।
हालांकि इस होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज में वो अकेले किसी के साथ कार से जाते नजर आई। मिस थैंगचुक ये महिला सूरजपुर में माली मोहल्ले में कोई एक होटल है, वहाँ पर पिछले 4-5 दिनों से ठहरी हुई है अपनी फ्रेंड के साथ में, और अपनी फ्रेंड को लगभग 1 बजे अपने दोस्त के साथ जाने का कहकर होटल से निकली। और इस तस्वीर के बीच पुलिस के हाथ कुछ और सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगे हैं। इन 2 तस्वीरों में देखिए, पहली तस्वीर में महिला गाड़ी से उतरती है और अकेले ही रात करीब 2 बजे होटल में जाती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तस्वीर महिला को गोली मारने के बाद की है। गोली मारने के बाद युवकों में हड़कंप मच गया और विदेशी महिला को गोद में उठाकर होटल से बाहर तक लाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक युवक भागदौड़ करता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें होटल रत्नम की हैं और रात करीब 1:15 बजे से 4 बजे तक महिला युवकों के साथ ही कमरे में थी। पीड़ित का नाम मिस थैंगचुक बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक कुछ सीसीटीवी फुटेज भी जुटाए गए हैं, जिसमें कुछ लोग विदेशी महिला को घायल अवस्था में निजी अस्पताल में छोड़ करके भागते नजर आए। पुलिस के मुताबिक उन्हें एमबी अस्पताल से महिला के घायल होने की जानकारी मिली। 4:30 बजे एक अज्ञात कार के अंदर कुछ 3-4 लड़के इसे पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी में छोड़कर और वहां से चले गए। वहीं पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। गोलीकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को नामजद करने के बाद देर रात डिटेन कर लिया है। वहीं दूसरी ओर चिकित्सकों ने घायल विदेशी युवती के शरीर में लगे गोली को बाहर निकाल दिया है। थाईलैंड से आई इस विदेशी युवती के एस्कॉर्ट सर्विस में शामिल होने की आशंका है। पुलिस महिला के फोन से सबूत तलाशने की कोशिश में जुटी है। फिलहाल एमबी अस्पताल में उसका इलाज जारी है। सीसीटीवी फुटेज में जो कैब मिला, उस कैब की जानकारी करने पर कैब ड्राइवर ने ये बताया कि इसे कुछ लोग, जिसमें ध्रुव स्वालका और राहुल गुर्जर आदि नामक लोग थे, जिन्होंने इस कैब को बुक कराया और इस कैब के माध्यम से ये महिला चित्रकूट नगर में कोई रत्नम नाम की होटल है वहाँ तक पहुँची। वहाँ यह महिला इन लोगों के साथ में रूम में रुकी है और ये जो आरोपी हैं राहुल गुर्जर, अक्षय और ध्रुव, इनके साथ कुछ और लोग हैं। होटल के रूम में घटनाक्रम में राहुल के हाथ में ये पिस्टल थी या रिवॉल्वर थी, जो भी एक वेपन था, वह वेपन बातचीत के दौरान या अन्यत्र किसी भी झगड़े के दौरान ये चला है, इसकी अभी तस्दीक होनी बाकी है। और उसी दौरान इसको महिला को ये गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक चित्रकूट नगर स्थित त्रिरत्न होटल के कमरे में राहुल गुर्जर, ध्रुव सुहालका, अक्षय और अन्य युवक पहले से मौजूद थे, जिसमें राहुल गुर्जर के पास हथियार था। बहरहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को डिटेन कर लिया है और पूछताछ में जुटी हुई है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। गांव खारिया बम के धमाके से गूंज उठा। आर्मी के कोरनाक कोर के बम निरोधक दस्ते ने इस बम को यहां पर डिफ्यूज किया और इस दौरान सेना की बेटल एक्स डिवीजन के अधिकारी जवान भी मौजूद रहे। भारत पाक सीमा के तनोट थाना इलाके के खारिया गांव के इलाके में यह बम मिला था, जिसे बम निरोधक दस्ते ने गांव से दूर ले जाकर सुनसान इलाके में निस्तारण किया है। इस दौरान पूरे इलाके में जोर के धमाके की आवाज सुनाई दी। बम डिफ्यूज होने के बाद आसपास के इलाके में रहने वाले ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। गौरतलब है कि पूर्व में जैसलमेर के सरहदी गांव में पुराने जिंदा बम मिल चुके हैं। आप भी देखिए कैसे इस बम को डिफ्यूज किया गया। तो वहीं रामगढ़ उपचुनाव को लेकर आबकारी विभाग के नाके पर बड़ी कार्रवाई की गई है। दिल्ली से प्याज व्यापारी अलवर के व्यापारी को कैश पेमेंट देने जा रहे थे, उनके पास से 7,70,000 रुपए नकद पाए गए। आबकारी विभाग की तरफ से तीसरी बड़ी कार्रवाई है। आबकारी विभाग ने गाड़ी चेकिंग के दौरान ये राशि बरामद कर ली है।
प्याज व्यापारियों के पास बिल मिला है, ये जानकारी इस तरह की आई है। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाले आबकारी विभाग के सिपाही सुमन पाल ने बताया कि उच्चाधिकारियों को बताया तो उन्होंने एसएसटी टीम को इस राशि सौंपने के आदेश दिए हैं। सर ये गाड़ी आ रही है दिल्ली से अलवर जा रही है, प्याज व्यापारी बता रहे हैं, ये इनके पास में बिल भी है, मैंने इनकी गाड़ी चेक बैक किया है, इसके अंदर 7,70,000 रुपए हैं। गाड़ी नंबर है DL1ZB 4577, डिजायर गाड़ी है, टैक्सी नंबर में है ये। इसको मैंने चेक बैक किया, इन्होंने चेक बैक करवाया और मैंने इनसे पता किया कि भाई कोई रकम तो नहीं है। इन्होंने बताया साहब हमारे पास इतनी रकम है। मैंने अपने उच्च अधिकारियों को बताया, उच्च अधिकारियों ने आदेश दिया है कि जो सीखे हुए तरीके से जो पहले कार्रवाई की आपने, आप वो कार्रवाई करो। मैं एसएसटी टीम के पास गया, एसएसटी टीम को लेकर के आया और उनको मैंने वीडियो बनवाई है, वीडियो बना के उनको चेक बैक करवाया है और मैंने उनको सुपुर्द कर दिया है। ये शीतल चेक पोस्ट की कार्रवाई आबकारी विभाग की तीसरी कार्रवाई है। तो वहीं जयपुर के राजा पार्क में शोरूम में सेंधमारी कर 2.25 करोड़ रुपए करीब कीमत के ब्रांडेड मोबाइल हैंडसेट चुराकर के भागे बदमाशों का सुराग अभी तक नहीं लग पाया है। पंचवटी सर्किल स्थित शोरूम में 3 दिन पहले यह वारदात हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में नजर आए बदमाशों के खुलिये के आधार पर वारदात में घोड़ासन गैंग का हाथ होने की आशंका जाहिर की है। बिहार की यह गैंग उत्तर भारत के बड़े शहरों में सिर्फ एप्पल और वन प्लस ब्रांड के मोबाइल फोन चुराती है। यहां इस दुकान में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। पुलिस का यह दावा है कि घोड़ासन गैंग का नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय है। ये मोबाइल चुराकर के नेपाल बेचते हैं और इस गैंग का कोई बदमाश खुद मोबाइल फोन नहीं रखता। ये बस ट्रक में लिफ्ट लेकर सफर करते हैं, रैकी के 3-4 दिन वारदात करते हैं और ऐसे में इन्हें पकड़ना काफी मुश्किल रहता है। तो वहीं सीकर में पूर्व सैनिकों की कैंटीन को दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर के कई पूर्व सैनिकों का समर्थन अब मिलने लगा है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि पहले नवलगढ़ पुलिया के पास जहां कैंटीन संचालित हो रही थी वहां पर पार्किंग की ज्यादा दिक्कत थी, पूरे दिन ट्रैफिक जाम रहता था, जगह छोटी होने की वजह से बिलिंग में भी परेशानी और ज्यादा वक्त लगता था। शहीद वीरांगनाओं को काफी इससे राहत मिली। आपको बता दें कि कुछ पूर्व सैनिक कैंटीन शिफ्ट करने का भी विरोध कर रहे थे। मैं कैप्टन भंवरलाल डूडी, सब एरिया कमांडर या 61 सब एरिया कमांडर जीओसी साहब ने जो ये सैनिकों के वेलफेयर को ध्यान में रखते जो निर्णय लिया कैंटीन का, ये बहुत ही सराहनीय और उचित कदम है। यहाँ पर अभी आर्मी, एक्स आर्मी या वेटरन्स की तादाद ज़्यादा होने के कारण उस एरिया में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, एरिया बहुत कंजस्टेड था। सीनियर सिटीजन, ऑफिसर्स या लेडीज़ को सामान लेने में बड़ी दिक्कत थी। पहले जो वहाँ कैंटीन थी उसमें नंबर नहीं आता था, 2-2, 3-3 घंटे लाइन में लग के सामान लेना पड़ता था, जिससे पूरा दिन वेस्ट हो जाता था। यहाँ पे हमें सामान लेने में 10 मिनट लगते हैं और ये कैंटीन सही। तो वहीं जयपुर अजमेर एक्सप्रेसवे को सिग्नल फ्री बनाने का काम पिछले 2 सालों से लगातार जारी है। जयपुर से किशनगढ़ और अजमेर के बीच काम भी लगातार चल रहा है, लेकिन इसके बीच प्रोजेक्ट के डिले होने के चलते जयपुर अजमेर के बीच सफर करने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं जयपुर में कई कॉलोनियों के बाशिंदे और मार्केट्स के दुकानदार भी NHAI के इस प्रोजेक्ट की देरी के चलते काफी परेशान है। और है ना, ये जो पुलिया के लिए हमारे को ये कहा गया था कि भाई है ना कि ये हम लोग जून में तैयार करके दे देंगे, मगर आप देख लीजिए जून से इसमें कोई भी ढंग से काम नहीं हो पाया है और अभी भी करीबन 7 दिन से काम बंद पड़ा है, जबकि रात दिन काम होना चाहिए था यहाँ पे। और जो यहाँ जैसे लोग सबने बताया है बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से है। सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि इस काम में चला के काम नहीं किया जा रहा। अगर इस काम को करें तो ये 15 दिन में आराम से कम्प्लीटली हो सकता है। इस संबंध में प्रोजेक्ट डायरेक्टर मिस्टर अजय आर्य से कई बार बात हो चुकी है, वो इसमें रुचि नहीं लेते हैं, ना जेडी वाले रुचि लेते हैं, ना ट्रैफिक पुलिस वाले रुचि लेते हैं। ये अपना जयपुर से किशनगढ़ हाईवे है और इसका मेंटेनेंस का काम चल रहा है और इस पे 10 फ्लाईओवर इसके अलावा स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से 7 तो अभी शुरू हो चुके हैं और जिस पे ट्रैफिक आराम से चल रहा है। दरअसल ये हाईवे काफ़ी कंजस्टेड है और काफ़ी हेवी ट्रैफिक हाईवे है। लगभग 1 लाख PCU से भी ज़्यादा इस पर ट्रैफिक अप्लाई कर रहा है
और उस ट्रैफिक को सुविधाजनक स्थिति देने के लिए ही फ्लाईओवर स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से 7 कंप्लीट हो चुके हैं। जयपुर अजमेर एक्सप्रेसवे का काम पिछले 2 साल से लगातार जारी है। इस काम को जून 2024 में खत्म हो जाना था, लेकिन काम की रफ्तार से अब लगता नहीं कि ये दिसंबर तक भी पूरा हो पाएगा। हालांकि NHAI का दावा है कि नए साल में जयपुर के 200 फीट बाईपास से अजमेर के बीच लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं प्रोजेक्ट के डिले होने के चलते दोनों शहरों में आने जाने वालों के लिए राहत फिलहाल नज़र नहीं आ रही। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं कोचिंग नगरी कोटा में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ रहा है और डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 365 तक पहुंच गया है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि खतरा बढ़ने के बाद भी 6 फॉगिंग मशीनें CMHO ऑफिस और 12 मशीनें नगर निगम के गैराज में धूल फांक रही है। गैराज में रखी मशीनों में से लाखों रुपए की 3 मशीनें तो कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। मौके पर हमारे संवाददाता जब पहुंचे ओम प्रकाश मारू और उन्होंने जानकारी जुटाई, जायजा लिया, तो जो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई उसे आप भी देखिए। कोचिंग नगरी में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 350 से पार डेंगू का आंकड़ा पहुंच चुका है और स्वास्थ्य विभाग ही नहीं बल्कि नगर निगम की टीमों द्वारा भी फिलहाल शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में जो फॉगिंग की जा रही है, फॉगिंग करने का जो दावा किया जा रहा है, वो तमाम दावे नाकाम साबित हो रहे हैं। और फॉगिंग मशीनें एक और जहां CMHO ऑफिस में धूल फांक रही हैं, तो वहीं जो नगर निगम का गैराज है वहां भी फॉगिंग मशीन यहां आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ साल पहले की फॉगिंग मशीन है जो यूज ली जाती थी, लेकिन आज इन फॉगिंग मशीनों का कोई उपयोग नहीं लिया जा रहा है और ये तमाम जो फॉगिंग मशीन है कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। लाखों रुपए की इन फॉगिंग मशीनों को फिलहाल काम में क्यों नहीं लिया जा रहा है, इसके बारे में निगम के कोई भी अधिकारी फिलहाल बताने को तैयार नहीं है। हालांकि कोटा उत्तर और दक्षिण में करीब 1 दर्जन फॉगिंग मशीनें हैं जो दावा किया जा रहा है काम में ली जा रही हैं, लेकिन ये जो पड़ी 3 फॉगिंग मशीन हैं लाखों रुपए की कीमत की, ये मशीनें अब कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं और फिलहाल जो निगम और स्वास्थ्य विभाग के दावे हैं वो धरातल पर नहीं उतर रहे हैं और शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में जो डेंगू का खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। जो अभी काम में ली जाने वाली जो फॉगिंग मशीन है वो भी यहाँ आपको जो है गैराज में खड़ी 100 पीस बनी हुई नजर आ रही है। हालांकि नगर निगम के अधिकारियों द्वारा दावा किया जा रहा है कि जहां जहां डिमांड होती है वहां इन फॉगिंग मशीनों को काम में लिया जा रहा है। तो एक और जहां पुरानी फॉगिंग मशीनों को कबाड़ में रखा जा रहा है, कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो करीब 1 दर्जन फॉगिंग मशीन हैं वो गैराज में अंदर जो सजा कर यहाँ रखा जा रहा है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि डिमांड के अनुसार इन फॉगिंग मशीनों को काम में लिया जा रहा है, क्योंकि चिकित्सा विभाग के पास करीब आधा दर्जन जो फॉगिंग मशीनें हैं उनमें से मात्र 1 ही काम में ली जा रही है। तो वहीं नगर निगम की पुरानी फॉगिंग मशीनों को कबाड़ में सजा कर रखा हुआ है, तो वहीं नई फॉगिंग मशीनों को भी यहाँ गैराज में रखा हुआ है, उनका भी समय पर उपयोग नहीं लिया जा रहा है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। तो वहीं जयपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए अभी नहीं के नाम से मुहिम चलाई जा रही है और इसी कड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव RJS पवन जीनवाल के निर्देशन में जयपुर जिले के विराटनगर, जमुआ, रामगढ़, शाहपुरा, फागी, कोटपुतली, सांबर तहसील में विभिन्न शिविर और रैलियां आयोजित कर बाल विवाह को रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव RJS पवन जीनवाल ने स्कूलों में आयोजित शिविरों में बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों और उसे रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों की जानकारी दी है। बाल विवाह के साथ ही दहेज कुप्रथा पर भी प्रकाश डाला। विराटनगर में स्कूली छात्रों ने जागरूकता के लिए रैली निकाली। इस मौके पर बाल विवाह निषेध जन जागरूकता के लिए पेंटिंग और नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की एक मानसिकता है पूरे समाज में, तो वो मानसिक रूप से ये सोचता है कि मैं क्यों ये सारी चीजें पैसे खर्च करूं। और हम बात कर रहे हैं और ये पूरे राजस्थान में
और मैं तो पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में ये कड़वी सच्चाई है कि बाद में। तो वहीं अब बात करते हैं पुष्कर मेले की, क्योंकि पुष्कर मेला अब धीरे धीरे अपने पूरे शबाब पर पहुंच रहा है और मेले के दूसरे दिन मेला मैदान में आयोजित प्रतियोगिताओं में देसी विदेशी सैलानियों ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। राजस्थानी संस्कृति को जीवंत करती इन प्रतियोगिताओं में सर्वप्रथम सतोलिया का आयोजन हुआ। इसके बाद गिल्ली डंडा प्रतियोगिता में भी विदेशियों ने खूब हाथ आजमाए, उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इन ग्रामीण खेलों के माध्यम से विदेशी पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति से रूबरू करवाया जा रहा है, जो इन खेलों को समझकर खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता के दौरान यहां पर कुछ हंगामा भी देखने को मिला। प्रतिभागियों की तरफ से अपना विरोध जाहिर किया गया। बाद में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाकर मामला शांत करवाया। उधर बूंदी जिले में पंचकोसी परिक्रमा निकाली गई। इस पंचकोसी परिक्रमा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। यह परिक्रमा केशवराय मंदिर से सुबह श्रृंगार आरती के बाद शुरू हुई, जो कि संध्या आरती के साथ ही संपन्न हो गई। इस दौरान भक्तों ने चर्मण्यवती नदी में स्नान किया, भगवान केशव की पूजा अर्चना की और पंचकोसी परिक्रमा निकाली। सारे ऋषि महर्षि आए थे परिक्रमा करने के लिए राजा रणथंभोर के साथ। व्यास, पृथु और जो है सप्त ऋषि, ये सब परिक्रमा करने के लिए आए। केशवराय भगवान की पंचकोसी परिक्रमा को करता है, उससे उस पूरे वर्ष भर किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट नहीं होता। ये मेरा अनुभव है व्यक्ति। हाँ, पंचकोसी परिक्रमा की परंपरा यहाँ से बरसों से चली आ रही है, पर पहले थोड़ा कम था, अब ज्यादा पब्लिक आने लगी और दूर दूर से आती है, आसपास के गांव की पब्लिक भी आती है और अच्छा। और इसी के साथ ही भारत राजस्थान में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। छोटे से ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे व्यक्ति विशेष। नमस्कार।